स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने वेल्डिंग के केस में फ्यूजन वेल्डिंग की बात की थी। अब हम चलते हैं दूसरी तरह की वेल्डिंग के बारे में जानने की ओर। यह है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो इसमें सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हम प्रेशर का और हीट का इस्तेमाल करते हैं, या अकेले प्रेशर का भी कर सकते हैं, और उसमें कोई फिलर मटेरियल हम यूज़ नहीं करते। तो ऐसी जो वेल्डिंग है उसको हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कह देते हैं। तो इसके भी अलग अलग डिफरेंट प्रकार हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है, तो वो भी हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस joining of parts takes place by the application of pressure alone or a combination of heat and pressure. No filler material is used. जैसे हम रॉड का इस्तेमाल करते थे, वेल्डिंग रॉड का, तो यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ती बीच में फिलर मटेरियल की। तो कॉमनली यूज्ड जो हमारी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें ये पहली है डिफ्यूजन वेल्डिंग। तो डिफ्यूजन वेल्डिंग इज ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग टेक्निक यूज्ड इन मेटल वर्किंग capable of joining similar and dissimilar metals. It operates on the principle of solid state diffusion, wherein the atoms of two solids metallic surfaces intersperse themselves over time. तो एक दूसरे के साथ वो पकड़ बना लेते हैं एक दूसरे में मिक्स होने के बाद। तो इट इज ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस कोलेसेंस ऑफ द फेइंग सरफेसेस, जो सरफेसेस आपस में जोड़ने होते हैं, फेइंग सरफेसेस इन द अल्टीमेट कांटेक्ट अंडर वेरी हाई प्रेशर। तो उन दोनों सरफेसेस को वेरी हाई प्रेशर में आपस में जोड़ते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स एटम्स हैं वो एक दूसरे में फ्यूज कर जाते हैं, एक दूसरे के बीच में घुस जाते हैं और आपस में वेल्ड हो जाते हैं। द टू मटेरियल्स आर प्रेस्ड टुगेदर एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड का मतलब बढ़ा हुआ टेम्परेचर, यूजुअली बिटवीन 50 and 70% of the melting point. Sorry. Temperatures are well below the melting points of the metals, and plastic deformation at the surface is only minimal. तो ये हमने ये डायग्राम दिखाई, इसमें ये आपकी टेक्स्ट बुक से ली गई है जो मैंने पीछे रिकमेंड की हुई थी आपको। और आप याद करो कि हमने स्टार्टिंग में आपको ये बुक रिकमेंड की थी, मॉडर्न फिजिक्स वर्कशॉप स्किल्स बाय अशोक शर्मा एंड हेमंत पाल। ये लेक्चर उसी में से ही प्रिपेयर्ड है। तो इसमें ये हमने जो आपको डायग्राम दिखाई यहाँ, तो इसमें ये हमने वर्क पीस दिखाया हुआ है, और यहाँ ऊपर से भी और नीचे से भी ये फोर्स दिखाई हुई है, और डिफ्यूजन वेल्डिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे पास आती है ये फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में it is a solid state welding process that generates heat through mechanical friction between two workpieces in relative motion to one another. मतलब आप एक दूसरे को रगड़ते हैं दोनों पीसेस को, so with the addition of a lateral force, sidewise force लगा के, called upset to plastically displace and fuse the materials. तो ऐसा क्या होता है कि जब वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो वहां पर इंटेंस हीट पैदा हो जाती है, और इंटेंस हीट के कारण वो दोनों सरफेस आपस में जुड़ जाते हैं। सो इट इज अ सॉलिड स्टेट जॉइंट प्रोसेस that produces coalescence of materials under compressive force between contact of work pieces rotating or moving relative to one another. हिलाते हैं या मूव करते हैं, और to produce heat and to plastically displace material from the faying surfaces. तो ये हमने पहले बताया कि आप उसकी जब मूवमेंट होती है उसके कारण हीट पैदा हो जाती है, तो वो हीट जो है उसके कारण ये दोनों सरफेसेस वेल्ड हो जाते हैं।
तो आप इसको एक वीडियो के रूप में भी दे सकते हैं। देखने के लिए इसको ये एक YouTube के ऊपर ये लिंक है, आप उसके ऊपर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ये मैं आपको रेफरेंस लिंक दे रहा हूं और उसी को मैं यहाँ पर चला के भी आपको दिखा देता हूं कि ये क्या है इसमें। जो तीसरी तरह की सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है वो है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो इसमें हम अल्ट्रासोनिक अकाउस्टिक वेव्स होती हैं उनका सहारा लेते हैं, उनकी मदद से हम वेल्डिंग करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इज एन इंडस्ट्रियल टेक्निक ऑफ वेल्डिंग in which high frequency ultrasonic acoustic vibrations are locally applied to workpieces being held together under pressure to create a solid state weld। तो दो पार्ट्स को लेते हैं, दो पार्ट्स के लेके उनको साथ में प्रेस करके रखते हैं और उनके ऊपर फिर हम अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस करते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ये दोनों चीजें जुड़ जाती हैं। तो जनरली ये प्लास्टिक्स वगैरह को जोड़ने के लिए काम आती है। तो यही हमने यहाँ लिखा है, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्लास्टिक एंड स्पेशली फॉर जॉइनिंग डिसिमिलर मटेरियल्स। तो इसको भी यदि आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप ये एक लिंक मैंने दिया है ये YouTube का, तो YouTube के लिंक से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। आज बात करेंगे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जो लो पावर लेके उसको हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। उसके नीचे लगा है हमारे पास ट्रांसड्यूसर। ये क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रिक पावर हमें ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर देगा उसको वाइब्रेटिंग मोशन के अंदर कन्वर्ट करेगा। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर देता है। इसके नीचे लगा है हमारा हॉर्न, और ये हॉर्न जो है ये कंसंट्रेटिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं ताकि अच्छी ये टेपर होता है और अच्छी तरह से कंसंट्रेट करता है हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर।
नीचे हमारी एनविल है सपोर्टिंग पर्पस के लिए, और इन दोनों के बीच में है हमारी प्लास्टिक प्लेट्स जिनको हम वेल्ड करना चाहते हैं या जिनको हम चिपकाना चाहते हैं फ्यूज करने के बाद। तो क्या होगा, ये जो हमारा हॉर्न है वो हम साइड में हमने ये दिखाया है कि ये कैसे काम करता है। जब फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के ट्रांसड्यूसर को देता है तो ट्रांसड्यूसर हमारा बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिससे क्या होता है, ये हमारा जो ट्रांसड्यूसर है वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा। फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे हीट क्रिएट होगी और हीट के कारण ये मेटल बीच से फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद यहाँ पे एक फ्यूजन जोन बन जाएगा जो इन दोनों को आपस में चिपका देगा और इस तरह से हमारी प्लेट्स के बीच में वेल्डिंग क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से हम अल्ट्रासोनिक जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वाइब्रेशन का हम यूज कर सकते हैं प्लास्टिक प्लेट्स को जोड़ने के लिए। जनरली अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्लास्टिक प्लेट्स के लिए यूज की जाती है, बाकी थिन जो एल्युमिनियम फॉइल्स हैं उनके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो वेल्डिंग जॉइंट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। तो इसके लिए मैंने ये एक साइट हमारी http://uti.education/blog/welding/joint types, ये मैंने ये लेक्चर यहाँ से लिया है। तो आप यदि डायरेक्टली इस साइट के ऊपर जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। इसने प्रॉपरली सारे के सारे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारे पास जो बेसिक टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स विच आर कॉमनली यूज्ड इन द इंडस्ट्री। दीज आर, द फर्स्ट वन इज बट जॉइंट। तो ये हम आगे एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। देन वी हैव टी जॉइंट, देन कॉर्नर जॉइंट, देन वी हैव लैप जॉइंट एंड देयर आफ्टर एज जॉइंट। तो ये हमने सारे के सारे ये करके भी बताए हुए हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखना भी चाहेंगे, तो यहाँ पर यदि आप इसको देखना भी चाहते हैं तो ये देखिए, ये बट जॉइंट है, ये आगे यहाँ ये टी जॉइंट है, टी टाइप, एंड देन लैप जॉइंट हमने यहाँ दिखाया हुआ है, ये आउटसाइड का कॉर्नर जॉइंट है, ये एज जॉइंट है। इस ढंग से ये हमने बना के बताए हुए हैं। तो आपको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ये क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा ये आता है बट जॉइंट वेल्डिंग। तो इसमें क्या है कि बट जॉइंट इज ए जॉइंट वेयर 2 pieces ऑफ मेटल आर प्लेस्ड टुगेदर इन द सेम प्लेन एंड द साइड्स ऑफ ईच मेटल इज जॉइंट बाय वेल्डिंग। तो ये पिछला डायग्राम आप देख सकते हैं। जैसे ये बट जॉइंट में ये एक ही प्लेन के ऊपर 2 प्लेट्स रख ली, अब इन दोनों को आपने साथ साथ जोड़ दिया। अब डिपेंड करता है कि आप सिर्फ एक तरफ से इसको वेल्ड करते हैं या दोनों तरफ से करते हैं, तो उसके हिसाब से ये डिफरेंट तरह की वेल्डिंग बट जॉइंट्स बन सकते हैं। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बट वेल्ड्स, बट ऑल फॉल विद इन वन ऑफ दीज कैटेगरीज, दैट इज सिंगल वेल्डेड बट जॉइंट है, या फिर डबल वेल्डेड बट जॉइंट है, या फिर ओपन और क्लोज्ड बट जॉइंट्स है। तो सिंगल वेल्डेड बट जॉइंट, सो ए बट जॉइंट दैट हैज ओनली बीन वेल्डेड फ्रॉम वन साइड, मतलब एक ही साइड से आपने वेल्डिंग करनी है उसको, तो हम कहेंगे दिस इज सिंगल वेल्डेड बट जॉइंट। और यदि हम दोनों ओर से करते हैं तो हम इसका नाम रख देंगे डबल वेल्डेड बट जॉइंट। तो यही हमने कहा कि बट जॉइंट विच हैज बीन वेल्डेड फ्रॉम बोथ साइड्स विद डबल वेल्डिंग, तो बोथ साइड्स। अब होता क्या है विद डबल वेल्डिंग, द डेप्थ ऑफ ईच वेल्ड कैन वेरी स्लाइटली, तो उसमें थोड़ा चेंज आ सकता है। उसमें फिर तीसरा हमारे पास है क्लोज वेल्डेड बट जॉइंट्स, ए बट जॉइंट इन विच द 2 pieces that will be joined are touching during the वेल्डिंग प्रोसेस। तो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं दोनों पीसेस, दूर दूर नहीं होते,
Then open welded butt joint, a butt joint where the two pieces have a small gap, जिनमें थोड़ा सा गैप होता है तो हम कहेंगे ये ओपन वेल्डेड बट जॉइंट्स हैं। तो इस ढंग से ये डिफरेंट टाइप्स हैं बट जॉइंट वेल्डिंग की। तो लिस्टेड बिलो आर सम टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ बट जॉइंट्स। तो बट जॉइंट्स किसी भी ढंग से हो सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर टाइप है, आगे ये क्लोज टाइप है, ये सिंगल वीबल मतलब वी सिंगल वी बना रहा है, ये सिंगल जे बना रहा है इधर से, और ये डबल वी बना रहा है, डबल वीबल है, ये डबल जे बना रहा है तो डबल जे जॉइंट कह देंगे। ये सिंगल वी देन डबल वी देन सिंगल यू बना रहा है तो डबल यू बना रहा है ये। तो इस ढंग से आप अलग अलग कह सकते हैं, स्क्वायर क्लोज स्क्वायर, अलग अलग नाम इनके रखे जा सकते हैं। तो इस ढंग से ये हमारे बट जॉइंट्स बनते हैं। तो दूसरा जो जॉइंट बनता है दैट इज कॉर्नर जॉइंट वेल्डिंग। अब कॉर्नर नाम ही बता रहा है, हम कोने से वेल्डिंग करेंगे। तो कॉर्नर जॉइंट मीट इन द कॉर्नर जॉइंट्स मीट इन द कॉर्नर इन ईदर एन ओपन और क्लोज मैनर फॉर्मिंग एल। जैसे ये देखिए, यहां पर आप एल ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अब ये क्लोज कर दिया आपने, तो यहां पर आपने ओपन रहने दिया है। तो इस ढंग से ये कॉर्नर जॉइंट वेल्डिंग होती है। देन वी हैव लैप जॉइंट वेल्डिंग। लैप मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं थोड़े थोड़े पोर्शन ना, तो उसको हम बोल देते हैं लैप वेल्डिंग। तो लैप वेल्डिंग जॉइंट्स आर एसेंशियली ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बट जॉइंट्स। होते बट जॉइंट ही हैं पर उनका मॉडिफाइड रूप है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन टू पीसेस ऑफ मेटल आर प्लेस्ड इन एन ओवरलैपिंग पैटर्न। पहले मैंने बताया ना कि एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। सो दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ज्वाइन टू पीसेस। टू ज्वाइन, ज्वाइंट लिख दिया हमने, यहां हम ज्वाइन कर लेते हैं। टू ज्वाइन टू पीसेस with differing thicknesses together. तो welds can be made on one or on both sides. तो आप इस ढंग से कर सकते हैं। ये देखिए, ये ओवरलैपिंग कर दी, ये निचला पीस है, ये ऊपर वाला पीस है, तो आपने यहाँ वेल्डिंग कर दिया, या फिर यहाँ भी वेल्डिंग कर दिया, यहाँ भी वेल्डिंग कर दिया, या फिर एक ये भी तरीका है कि आपने इसको ये टेढ़ा करके यहाँ पे वेल्ड कर दिया। ये वाला पीस राइट वाला यहां से टिल्ट करके टेढ़ा कर दिया, इसके ऊपर दूसरा पीस रखा है। तो यदि आप इसको बार के रूप में देखना चाहते हैं तो ये है कि ये बार एक ये नीचे रखी हुई है, ये ऊपर वाली बार है, ये बार के ऊपर ये यहां से आपने वेल्डिंग कर दी हुई, यहां ये देख सकते हैं आप। तो ये लैप जॉइंट वेल्डिंग इस ढंग से होती है। देन नेक्स्ट वन इज एज जॉइंट वेल्डिंग। एजेस, ये भी जैसे नाम ही है कि आपने एजेस को वेल्ड करना है तो हम कह देंगे भी एज जॉइंट वेल्डिंग है। सो इन एन एज जॉइंट द मेटल सरफेसेस आर प्लेस्ड टुगेदर सो दैट द एजेस आर इवन। तो इवन एक दूसरे के बराबर आ जाएं, इवन। वन और बोथ प्लेट्स में बी फॉर्म्ड बाय बेंडिंग देम एट एन एंगल। तो ये आपको दिखाया एग्जांपल, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये बराबर करके ये इधर से वेल्डिंग कर दिया बीच में पोर्शन, या ये है कि लेफ्ट वाला प्लेट प्लेन है और राइट वाली एल शेप्ड है, तो यहाँ पर आपने वेल्ड कर दिया हुआ है। सो इसमें भी कई स्टाइल की वेल्डिंग हो सकती है, जैसे यू ग्रूव वेल्डिंग हो सकती है इसमें, देन वी ग्रूव वेल्डिंग हो सकती है, देन जे ग्रूव, कॉर्नर फ्लैंग, वीबल ग्रूव, स्क्वायर ग्रूव, एज फ्लैंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जैसे पीछे हमने बताई डिफरेंट टाइप्स की, जैसे जिसमें हमने यह बताया था बट्स के केस में, बट जॉइनिंग के केस में, बिल्कुल उसी ढंग से यहाँ भी ऐसी जो वेल्डिंग टाइप्स हो सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज टी जॉइंट। टी नाम ही पता है कि टी बनाएगी, तो टी ही बन रही है। यहाँ पर मैंने जो डायग्राम्स भी बताई हैं, यहाँ भी टी बन रही है। तो इसीलिए ये टी वेल्डिंग जॉइंट्स आर फॉर्म्ड when two pieces intersect at an angle of, at a लिख दिया हमने, at an angle, at a 90 degree angle या at an angle of 90 degree. So this results in the edges coming together in the center of the plate or the component in a T-shaped manner. ये देखिए यहाँ ये T बन गया।
तो ये ऐसी टी भी बन सकती है, कई ढंग से बन सकती है, तो उसके आगे डिफरेंट प्रकार बनेंगे। तो टी जॉइंट्स आर कंसिडर्ड टू बी ए टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड। तो एंड दे कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड व्हेन ए ट्यूब और पाइप इज वेल्डेड इनटू द बेस प्लेट। तो ये इसमें कई ढंग से बनते हैं, जैसे ये प्लेन टी बन गया, ये सिंगल विबल टी बन गया, जैसे मैंने बताया ना विबल वी की आकार का, ये डबल विबल टी बन गया, ये सिंगल जे बन गया, ये डबल जे टी जॉइंट बन गया। ऐसे ये डिफरेंट टाइप्स इनके फर्दर हो सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया आगे। अब बात आती है कि जो हमने डिफरेंट वेल्डिंग्स की हैं, उन वेल्डिंग्स में नेचुरली है कुछ नुक्स भी रह गए होंगे। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉमन टाइप के वेल्डिंग डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो उसमें अब जब वेल्डिंग करते हैं तो अपने आप डिफरेंट टाइप्स की जो इररेगुलरिटीज बीच में आ जाती हैं, दे आर कॉल्ड द वेल्डिंग डिफेक्ट्स। द डिफेक्ट्स इन द वेल्ड आर द इररेगुलरिटीज इन द वेल्ड मेटल produced due to incorrect welding parameters, wrong welding procedures, or wrong combination of filler material and parent material. For example, आप ये सोच लो कि मैंने वेल्डिंग करनी थी स्टील की और फिलर मटेरियल बीच में लगा दिया लोहे का, तो नेचुरली है उसमें प्रॉपर वेल्डिंग तो होनी नहीं, तो एज ए रिजल्ट वेल्डिंग डिफेक्ट आ जाएंगे। इसके अलावा भी कई बार हवा भर जाती है बीच में वेल्डिंग वाले हिस्से में, तो बबल्स वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो पहला जो डिफेक्ट है दैट इज पोरोसिटी, पोर्स का मतलब बीच में छेद रह जाना। तो पोरोसिटी इज द वेल्डिंग इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ गैस which gets entrapped during solidification process। तो बीच में पोर्स बन जाते हैं, बीच में सुराख बन जाते हैं। तो the main gases are hydrogen, oxygen and nitrogen। Porosity is usually caused by one of the many reasons, that is the flow of meter setting on the shielding gas tank is too high, using the wrong gas mixture or rod or wire, contamination due to unclean material, surface moisture or contact between dissimilar metals, or to fast welding travel speed। तो तेज वेल्डिंग कर दी आपने, तो इसके कारण कई तरीके हैं जिसके कारण ये पोरोसिटी जनरेट होती है। इसके अलावा वेल्डिंग करते समय हमारे पास क्रैक्स आ जाते हैं, वेल्डिंग क्रैक्स। तो क्रैक्स में भी ऑफ माइक्रो और मैक्रो साइज, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, and may appear in the weld metal or base metal and the weld metal boundary के ऊपर भी हो सकते हैं। तो different categories of cracks are longitudinal cracks, transverse cracks or radiating oblique star cracks and cracks in the weld crater etc। तो cracking occurs at high temperature is called as hot cracking and at room temperature it is called cold cracking। तो क्रैकिंग दो किस्म की हो गई, एक यहाँ हाई टेम्परेचर पे आप कह देंगे, एक रूम टेम्परेचर पे कह देंगे, तो हॉट क्रैकिंग एंड कोल्ड क्रैकिंग। अब जो क्रेटर क्रैक है वो क्या है? अब डिफरेंट क्रैक्स की बात कर लें तो क्रेटर क्रैक में डेवलप व्हेन ए वेल्डर नेग्लेक्ट्स टू बैकफिल ए क्रेटर मतलब जो बीच में सुराख सा बना है या डेंट पड़ा हुआ है उसको जो प्रॉपरली वो फिलअप नहीं करता। सो क्रेटर क्रैक में डेवलप whenever a welder neglects to backfill a crater left behind when welding stops। So it appears when two sides of the joint are unevenly or widely separated, assuming the gap will be eliminated by adding extra weld metal। तो वो सोचता है कि मैं बीच में वो फिलर मटेरियल भरूंगा उससे बंद हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है, तो क्रैक रह जाता है स्टिल, तो इसको हम क्रेटर क्रैक बोलते हैं। तो इसको अवॉइड कैसे करना चाहिए? तो टू अवॉइड क्रैक्स स्पेंड द नेसेसरी टाइम ग्राइंडिंग, क्लीनिंग एंड फिलिंग द एजेस ऑफ द प्लेट सो दे इजिली फिट टुगेदर। तो आपको उसको प्रॉपरली फिल करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, मतलब साफ करना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है। तो
प्री हीट कर लो, उसके बाद प्री हीट बोथ साइड्स ऑफ द जॉइंट, देन क्लैंप प्लेट्स टुगेदर, तब उसके बाद लगाओ। फिर कई बार स्लैग इंक्लूजन होती है, तो स्लैग फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फ्लक्सेस गेट्स entrapped in the weld pool during solidification। तो जो हम फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग मटेरियल्स के बीच में, वो बीच में एंट्रैप हो जाती हैं, तब स्लैग इंक्लूजन हो जाता है। फिर कई बार अंडर कटिंग होती है, तो अंडर कटिंग क्या है? दिस अपीयर्स लाइक ए स्मॉल नॉच इन द वेल्ड इंटरफेरेंस। तो इंटरफेस में एक नॉच, ये धब्बा सा कह लो आप, दिखाई देता है। तो इट इज जनरली ड्यू टू द इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक और एक्सेसिव वेल्डिंग करंट, या तो ज्यादा आपने करंट पैदा कर दिया या फिर आपकी टेक्निक ठीक नहीं है। सो दैट इज बिकॉज वेल्ड मेटल मेल्ट्स फास्टर एट इट्स एजेस देन इन द मिडल, तो तब करके ही होता है। तो कई बार ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप, दिस इज द opposite extreme from undercutting. Here the weld metal flows across the base metal at the toe without producing any fusion between the two। तो क्या हुआ कि एक तरफ मटेरियल बढ़ गया पर वो जुड़ा है ही नहीं, नीचे जुड़ा नहीं, वो मटेरियल बढ़ा हुआ रह गया, तो वो भी एक इसमें कमी आ जाती है। देन वी हैव डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है डिस्टॉर्ट होना, टेढ़ा सा हो जाना। Because the metal expands when heated, then shrinks after cooling, the two sides of the joint may shift positions in the course of welding. This produces distortion. तो distortion मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। Then lamellar tearing. Lamellar होता है लेमिना, लेमिना की टीयर अप हो जाना। लेमिनर मतलब साइड वाइज टीयर अप हो जाना। तो lamellar tearing, this is mainly a problem with low quality steels. It occurs in plates that has a low ductility in the thickness direction, which is caused by the non-metallic inclusions such as sulfides and oxides that have elongated during the rolling process. It appears at the edges of the heat affected zones. तो ये डिफरेंट टाइप के जो हम वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं, आप यदि उनकी डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ये एक साइट आपको दे दी है कि साइट https:// ये toolsfocus.com के ऊपर जाकर आप ये साइट के ऊपर जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो उसमें ये सारे उसने बताए हैं। ये आइडियल वेल्ड है यदि आप वेल्डिंग पूरी तरह से भर देते हैं, और यदि बीच में ये क्रैक थ्रेड सी रह गई है तो क्रैक है, बीच में सुराख रह गए तो पोरोसिटी है, बीच में ये कट्स रह गए हैं तो ये अंडर कट है, नीचे को देख ले आप करा हुआ है, बीच में फ्लक्स रह गई तो ये स्लैग आ गई है, ये ओवरलैपिंग हुआ है, ये सॉरी स्पैटरिंग हो गई है यदि ऊपर से और नीचे से ये कोई धब्बे से आने शुरू हो गए हैं, तो बीच में यदि पूरी फिलिंग नहीं हो पाई तो ये इनकम्प्लीट फ्यूजन है, और यदि नीचे से प्रॉपर नहीं हो पाया तो ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है, नीचे पूरी नीचे तक मटेरियल नहीं गया। और कई बार आप यहाँ से बढ़ा देते हैं जबकि होना तो बिल्कुल सरफेस तक चाहिए था, ये बाहर तक उभर जाती है आपकी जो वेल्डिंग है, तो नेचुरली ये ओवरलैप है। तो ये डिफरेंट जो हमारे उसमें ड्रॉबैक्स हैं रह गए हुए हैं, तो ये उसको बताता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग का क्या बेनिफिट है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो हम वन बाय वन करते हैं कि पहले कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। तो पहली तो यही है कि ये परमानेंट जॉइंट इज प्रोड्यूस्ड विच बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्कपीस। तो हम यदि उसको प्रॉपर रगड़ के पॉलिश करके देखते हैं तो हमें कई बार पता भी नहीं लगता कि यहाँ पर वेल्डिंग हुई है। देन joints can be stronger than the base metal if good quality filler material is used। तो नेचुरली है, मेटल के बीच में जो जोड़ होगा वो मेटल से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। देन इट इज इकोनॉमिकल मेथड ऑफ जॉइनिंग, सस्ता पड़ता है। तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फैक्ट्री एनवायरनमेंट। आप जरूरी नहीं कि फैक्ट्री में ही जाके करें, आप अपने घर में वेल्डिंग मशीन लाओ, उससे वेल्ड करवा लो।
Then forming a joint is in difficult locations is possible through welding. अब कई कई पोजीशंस होती हैं जहां पर हम पहुंच नहीं सकते या हम ऐसा मटेरियल बना नहीं सकते, तो उस केस में हमें मटेरियल को जोड़ के बनाना पड़ता है, तो उस केस में हमें वेल्डिंग करना आसान पड़ता है. Then compared to other types of joints, the welded joints have a higher efficiency. Efficiency higher है. Then since the added material is minimum, the joint has lighter weight. तो weight ज़्यादा नहीं होता. Then welded joints have smooth appearance. तो appearance को smooth किया भी जा सकता है, उसको रब करके, ग्राइंड करके आप उसको फिनिशिंग टच भी दे सकते हैं. So due to flexibility in welding procedure, alteration and addition are possible. आप जब मर्जी वेल्डिंग को हटा के नई जगह पे वेल्ड कर लो, उसको चेंज कर लो, ये सारा कर सकते हैं. तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं, पर इसके साथ साथ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं. पहली तो ये है कि लेबर कॉस्ट इज हाई, क्योंकि ओनली स्किल्ड वेल्डर्स कैन प्रोड्यूस साउंड एंड क्वालिटी वेल्ड जॉइंट्स. Then it produces a permanent joint which creates the problem of disassembling if required. अब यदि आपने उसको काटना हो तब भी तो हमें वेल्डर को ही बुलाना पड़ेगा, या हमें उसको दूसरे ढंग से काटना पड़ेगा, आरी की मदद से, सा की मदद से. पर इससे हैजर्डस फ्यूम्स भी पैदा होते हैं. हैजर्डस फ्यूम्स एंड वेपर्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग वेल्डिंग. तभी हम कहते थे कि उसकी तरफ ना देखो, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी पैदा होती हैं, नुकसानदायक भी है वेल्डिंग करते समय. तो वेल्डिंग जॉइंट्स, वेल्ड जॉइंट इटसेल्फ इज ए डिसकंटिन्यूटी ओइंग टू वेरिएशन इन इट्स स्ट्रक्चर, composition and mechanical properties. Therefore, it is not commonly recommended for critical applications where there is a danger of life. तो वहां पर हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि भाई कई बार वेल्ड प्रॉपर होने के बावजूद भी वो क्रैक कर जाए या टूट जाए. तो इसलिए क्रिटिकल एप्लीकेशंस में यहाँ पर लाइफ की इन्वॉल्वमेंट होती है, वहां पर हम इसको अवॉइड करते हैं. तो ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस थी, और इससे पहले हमने एडवांटेजेस की. अब बात आती है कि इनकी एप्लीकेशंस भी होंगी. तो व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ वेल्डिंग? तो एप्लीकेशंस तो आप अपने चारों ओर देख ही रहे हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ टैंकर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल, वाटर, मिल्क एटसेट्रा. आपने देखा बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उनमें वो जो गोल से आपने चैम्बर्स बनाए होते हैं वो वेल्डेड होते हैं. देन वेल्डिंग ऑफ ट्यूब्स एंड पाइप्स, चेन्स, एलपीजी सिलेंडर आप देख लो, उसमें भी वेल्डिंग की होती है. सेंट्रल पोर्शन में आप देख सकते हैं, या नीचे बेस पे देख सकते हैं खड़ा करने के लिए सिलेंडर को. देन फैब्रिकेशन ऑफ स्टील फर्नीचर, गेट्स, ग्रिलें जो हैं, गेट हैं हमारे, डोर्स हैं, डोर फ्रेम्स हैं एटसेट्रा, एंड अदर सच फ्रेम्स एटसेट्रा ही कर देते हैं यहाँ. अदर बॉडीज है वैसे लिखते हैं, एंड अदर बॉडीज, तो हम इसको छोड़ देते हैं. तो ये हमारे पास बात आ जाती है. देन वी हैव, ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग वाइट गुड्स सच एज रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स एटसेट्रा. ये कह लो यूजेबल गुड्स कह लो, डेली नीड्स जो हमारी हैं वो वाली हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी हम वेल्डिंग करते हैं. देन माइक्रोवेव ओवन्स हैं, मैनी अदर आइटम्स ऑफ जनरल एप्लीकेशंस, इनमें सब में हम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होम गुड्स कर लेते हैं, होम गुड्स सच एज रेफ्रिजरेटर्स एटसेट्रा. तो ये सारे के सारे हमारे वेल्डिंग के फायदे हैं. अब हम इस्तेमाल करते हैं, जब वेल्डिंग करते हैं या इंडस्ट्री में हम अपना काम कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंट मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है. तो हमारे पास ये जो मटेरियल्स हैं, दीज आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स. तो मैन्युफैक्चरिंग जैसे लकड़ी है, लोहा है, पित्तल है, तांबा है, या एल्यूमिनियम है, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये दीज आर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स. सो there is a wide range of materials and processes available
The task of today's industry is of selecting the best possible material which minimize the costs of manufacturing. The properties which directly influence the choice of material can be summarized as follows. तो इसमें क्या क्या हमें चाहिए उस चीज से जो हम यूज करने जा रहे हैं, तो उसमें पहला तो यही है कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ। दूसरा उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, फिर प्लास्टिसिटी भी होनी चाहिए। ये ना हो कि बिल्कुल इलास्टिक हो, बिल्कुल ही जैसे आप मान लो अपना कॉट इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेड बिस्तर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें जो लोअर पोर्शन है वो तो प्लास्टिक होना चाहिए, जबकि ऊपर वाला पोर्शन वो इलास्टिक होना चाहिए। तो हमें इस ढंग से मटीरियल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। देन वी हैव स्टिफनेस और रिजिडिटी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द मटीरियल टू रेजिस्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। देन मेलिएबिलिटी, मेलिएबल होता है कि आप उनको शीट्स में ढाल सकते हैं, हथौड़े की मदद से प्लेन कर सकते हैं, चादरें बना सकते हैं। देन डक्टिलिटी, डक्टाइल का मतलब उनकी तारें बनाई जा सकती हैं, जैसे आप अपनी कॉपर की वायर्स इस्तेमाल करते हैं बिजली को कैरी करने के लिए। देन ब्रिटलनेस, भुरभुरापन, तो मटेरियल ब्रिटल होना चाहिए, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। वो अलग अलग जगह पे क्या हमें यूज चाहिए उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। फिर टफनेस कितनी है, तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये सहन कर सकता है, कितना ये सख्त है मटेरियल। तो देन हार्डनेस, इट इज यूजली डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू द पेनिट्रेशन ऑफ स्क्रैचिंग एक्शन, तक स्क्रैच ना हो, जैसे निशान ना पड़ जाए, हम ऐसे मटेरियल भी चाहते हैं। Then resilience, it is the ability of the material to absorb energy when it is deformed elastically and release that energy upon uploading. तो ये resilience है हमारी। तो ये कुछ properties हैं जो हमारे पास ये material के पास होनी चाहिए। तो हम इन properties के ऊपर based अपने materials चुनते हैं। और जो हमारे पास जनरल मटेरियल है, लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, आप इनकी प्रॉपर्टीज बुक से पढ़ सकते हैं। आई एम लीविंग इट एज योर होम टास्क। तो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स हैं ये दो किस्म के हैं, एक मेटेलिक हैं और एक ये नॉन मेटेलिक हैं। जो मेटेलिक मटेरियल हैं उनमें फेरस मटेरियल्स आ जाते हैं, उनमें फॉर एग्जांपल स्टील है, कास्ट आयरन है, ये हम जनरल यूज करते हैं इंडस्ट्री में। देन नॉन फेरस मटेरियल्स हैं, उसमें एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है और अलॉयज है, जैसे आप पित्तल की बात करते हैं, ब्रॉन्ज। तो ये मटेरियल्स यूज होते हैं। देन नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स आते हैं, एक ऑर्गेनिक टाइप और एक इनऑर्गेनिक टाइप। तो ऑर्गेनिक टाइप में जैसे है प्लास्टिक, फिर वुड है, पेपर है, लेदर है, ये ऑर्गेनिक है। और जो इनऑर्गेनिक हैं उनमें ये मिनरल्स आते हैं, सीमेंट आता है, ग्लास आता है, सिरेमिक्स, जैसे ये ऊपर एस्बेस्टस की चादरें पड़ी होती हैं छतों के ऊपर, वो सिरेमिक्स की बनी होती हैं। तो ऐसे ही जो हम ऊपर अपने ओपन टू स्काई के ऊपर लगाते हैं शीट्स, वो भी सिरेमिक्स होती हैं। तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो जो इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी स्टडी आप अपनी बुक में से कर सकते हैं, पर हमें उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको समझना चाहते थे। तो ये हमारे पास जो मैकेनिकल स्किल्स का पहला टॉपिक है दैट इज कवर्ड। तो मैकेनिकल स्किल का दूसरा टॉपिक विल बी स्विचिंग ओवर टू इन द टाइम टू कम। थैंक यू।